सत्यपाल जी, सुना है मोदी जी को करप्शन से बहुत प्यार है। क्या कहेंगे, जरा बताइए ना। प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं। फिर तो आपको करप्शन करने की बहुत छूट दी होगी। क्यों, सही कह रहा हूं ना? मैं इस बात की तारीफ करूंगा प्रधानमंत्री की कि उन्होंने कहा कि नहीं सतपाल, करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की जरूरत है। मैंने वो किया। और ये क्या आप कहते हैं करप्शन से नफरत नहीं है, फिर आपको करप्शन करने की छूट भी नहीं दी? ये तो बड़ा झोल है। वैसे सुना है मोदी जी किसानों को लेकर बड़ा अड़ियल रहते हैं। आपका क्या अनुभव है, जरा बताइए ना। मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे। वो बहुत घमंड में थे। अरे बाबा, फिर तो वो एंटी किसान काम करते होंगे। आपकी बात से तो सुनकर यही लगता है। मैं मोदी का बड़ा एडमायरर हूं। मैं आज भी ये मानता हूं कि मोदी बड़े प्रो किसान थे। अरे क्या सत्यपाल जी, कभी आप बुराई करते हैं, कभी आप तारीफ करने लगते हैं। अच्छा आप ये बताइए, आप तो कश्मीर के गवर्नर रहे, मोदी को लेकर क्या अनुभव है आपका? ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। उनको कोई जानकारी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, इल इन्फॉर्म्ड? सही सही बताइए। इल इन्फॉर्म्ड अबाउट कश्मीर। फिर तो कश्मीर की जो पॉलिसी है केंद्र सरकार की, उसके हिसाब से तो ये सबसे बदतर सरकार मानी जाएगी। सही कह रहा हूं ना? अगर केंद्र की कश्मीर पॉलिसी देखें तो कौन सी सरकार ठीक थी? बेस्ट इज नरेंद्र मोदी सरकार। अरे अभी तो आप इल इन्फॉर्म्ड बता रहे थे, अब बेस्ट बता रहे हैं। वैसे सुना है कि जब आप अमित शाह से मिले तो उन्होंने मोदी के बारे में बड़ा भला बुरा कहा था। सही बात है क्या, जरा बताइए तो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्तान इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। सही सही कह रहे हैं ना आप, क्योंकि हर बार बदल जाते हैं। जैसे ही मैं सवाल दोबारा पूछता हूँ आप बदल जाते हैं। ये अमित शाह वाली बात तो सही है ना, ठीक से बताइए। वो मैंने एक तो अमित शाह वाला बिल्कुल गलत कहा। अमित शाह ने मेरे से कुछ नहीं कहा था कि इनकी अकल मार रही है या कुछ। हे भगवान, क्या करे। चलिए कुछ और सवाल पूछते हैं। ये बताइए कि कश्मीर में सुना है बड़ी बड़ी डील मिलने वाली थी, आपको मिल रही थी, बल्कि वो 150 करोड़ वाली जो आपने कैंसिल कर दी। क्या है उसका माजरा? मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है। सत्यपाल जी, बाकी बात तो मैंने चलो मान लिया, लेकिन ये जो आरएसएस वाली बात आप कह रहे हैं वो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सही है ना? आप उसके बारे में थोड़ा सा और खुलासा कर दीजिए। क्या नहीं कहेंगे, अखबार दिखाएंगे? चलिए मैं वही पढ़ लूँगा, आप दिखाइए। अरे वाह, दैनिक भास्कर से साक्षात्कार में सत्यपाल मलिक ने कहा था आरएसएस का नाम नहीं लेना चाहिए था। और पढ़ना पड़ेगा। मुझसे उस दिन गलती हुई थी, मैंने किसी व्यक्ति के संबंध में आरएसएस का नाम लिया, इसमें आरएसएस कहीं नहीं आती। इसका मतलब है फिर आप बदल गए। अच्छा ये बताइए कि कश्मीर में आप आतंकियों को कुछ ज्ञान दे रहे थे कि किसे मारना है और किसे नहीं मारना है। क्या कहा था आपने? लड़के जो बंदूक लिए हुए फिजूल निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, पीएसओ को मारते हैं, एसपीओ को मारते हैं। नहीं, क्यों मार रहे हो भाई इनको? इन्हें मारो जिन्होंने तुम्हारा मुल्क लूटा है। अच्छा, तो आप भ्रष्टाचारियों को सीधे टपका देने की बात कह रहे थे, तो ये बात क्या सही है? सही सही बताइए आप। फ्रस्ट्रेशन में, मैंने गुस्से में मेरे से कही गई बात है, मैं मानता हूँ। अच्छा, तो आपने फ्रस्ट्रेशन में ये सब कहा, तो अब क्या कहेंगे? अब मैं अपने बयान पे इस बात के लिए अफसोस जता रहा हूँ कि राज्यपाल होते हुए मुझे नहीं कहना चाहिए। कुछ भी कहिए सत्यपाल मलिक साहब, आपने जिस तरीके से मोदी सरकार को बदनाम किया, अमित शाह के बारे में उलझलूल बातें कही, तो आपको अब क्या लगता है? कुछ तो आपको लग रहा होगा मन में। ये गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है, मरवा भी सकती है। सरकार आपको मरवा देगी? सही सही बोलिए। मरवा मुझे नहीं सकते, कम्युनिटी मेरी बहुत बड़ी है, छेड़ नहीं सकते, इनकी दुर्गति हो जाएगी। तो देखा आपने दोस्तों, ये हैं सत्यपाल मलिक, कई राज्यों के गवर्नर रहे, खुद मोदी सरकार ने इनको अपॉइंट किया और इतने बड़े बड़े पद दिए, लेकिन आज ये मोदी सरकार को ही कोस रहे हैं। लेकिन मेरी जो कोशिश थी ना दोस्तों, वो ये थी कि हर विषय पर, आपने देखा होगा, एक ही विषय पर वो 2 तरह की बात करते हैं। यानी जब माल मलाई मिल रहा होगा तब कुछ और जब नहीं मिल रहा है तो कुछ और।
तो आज के दिन में जब पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग सिर्फ और सिर्फ सत्यपाल मलिक जी का नाम लेकर अपना एजेंडा चला रहा है, तो मैंने कोशिश की कि आज इनकी राजनीति को डिकोड करूं और आज के वीडियो में यही आपको देखने को मिलेगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्डवाल। आज के इस वीडियो में एक ऐसे शख्स की बात जो बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रह चुके हैं। आपने ठीक समझा, सत्यपाल मलिक, जिनका इतना सारा बयान दिया, उनको समझना ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने जो बयान दिए हैं ना, वो बड़े खतरनाक हैं। इसमें 150 करोड़ की घूस की बात है, पुलवामा को लेकर बात है, प्रधानमंत्री को लेकर बात है, कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो एक एक करके इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जो फिदाइन हमला हुआ था उसके बारे में बात करता हूं, उसके बारे में आपको बताता हूं। इस फिदाइन हमले में जैश ए मोहम्मद से ट्रेनिंग लिए आतंकी आदिल अहमद डार ने विस्फोटकों से भरे ट्रक को सीआरपीएफ के काफिले में घुसा दिया, विस्फोट कर दिया और इसी में 40 जवान शहीद हुए। और इस हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली थी। और इस घटना के कुछ ही घंटों के अंदर आप रिपोर्ट देखिए, आतंकी संगठन ने आदिल अहमद डार का एक वीडियो रिलीज करके अपनी बात का सबूत भी दे दिया। जिसने जिम्मेदारी ली उसने सबूत भी दिया, वीडियो दिखा दिया कि देखो भैया ये है। और 40 जवानों की जो शहादत हुई थी उसके बाद क्या हुआ था, सरकार ने बदला लेने की कसम खाई और बदला भी लिया। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 26 तारीख को पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। लेकिन उस समय एक बड़ी घटना हुई थी। उस वक्त की जो घटना थी उसके बारे में शायद लोग भूल गए होंगे, याद दिलाना ज़रूरी है। इस घटना के कुछ ही समय के बाद यानी 15 फरवरी 2019 की बात कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने बयान दिया और ये कहा कि आदिल अहमद डार पर हमारी नज़र रखने में चूक हो गई, नहीं तो उसके सभी साथियों को चुन चुनकर मार दिया गया था। यही आदिल फिदाइन बनकर हमला कर दिया। लेकिन मज़ा देखिए दोस्तों, ये बयान उस समय का है और आज की बात मैं अब आपको दिखा रहा हूं। यही सत्यपाल मलिक अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि उन्हें सच्चाई बताने से रोका गया। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और अजित डोभाल ने सच्चाई बताने से मना कर दिया। अब आप सोचिए सत्यपाल मलिक के बयान की सच्चाई क्या है। उनको जो बताना था वो तो उन्होंने उसी समय बता दिया था, फिर क्या रोका भाई। आप जम्मू कश्मीर के गवर्नर, और उस समय तो गवर्नर शासन था, आप जानते हैं गवर्नर से बड़ा व्यक्ति तो कोई हो भी नहीं सकता। वहाँ तो उस समय अलग संविधान भी लागू था। तो इसका मतलब है कि उन्हें जो कुछ कहना था उन्होंने कहा, और जिस व्यक्ति पर सारी जिम्मेदारी थी आज वो सवाल खड़ा कर रहा है। ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए। यानी पुलवामा के मामले में लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सत्यपाल मलिक को बिहार और जम्मू कश्मीर के बाद से जब गोवा और फिर मेघालय का राज्यपाल बनाया गया तो उन्हें लगने लगा कि सत्तारूढ़ पार्टी में उनकी हैसियत कम होने लगी है, उनकी दुकान बंद होने वाली है। और इसीलिए सत्यपाल मलिक ऐसे पहले ही शायद राज्यपाल होंगे जो जिस सरकार ने नियुक्त किया उसी की बुराई कर रहे हैं और उस सरकार ने उन्हें पूरा कार्यकाल पूरा करने दिया। आप ये समझिए। अब मैं आपको सत्यपाल मलिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि सत्यपाल मलिक जो भाजपा में आए, ये उनकी जो दोस्ती थी अरुण जेटली के साथ, इसी वजह से उनका भारतीय जनता पार्टी में आना संभव हुआ। और शायद अरुण जेटली के प्रभाव का ही असर था कि सत्यपाल मलिक को चुनावों में हार मिलने के बाद भी मंत्री और राज्यपाल का पद दिया गया। लेकिन जब सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल बने तो उसके बाद से सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करके एक नैरेटिव वॉर, जो सियासी नैरेटिव वॉर है जो 2024 के लिए चल रही है, उसको उन्होंने और तीखा बना दिया। और ऐसा क्यों?
क्योंकि उनकी उम्र बढ़ रही है, राजनीतिक कद घट रहा है, तो उन्हें लगा कि प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करो, तुरंत आप लोकप्रिय होंगे और दूसरा जो विपक्ष है वो भी आपको हाथों हाथ लेगा। और इसीलिए मेघालय के राज्यपाल पद पर रहते हुए इन्होंने राजनीति शुरू कर दी। आप बड़े ध्यान से देखिएगा, अगर आप इनके बैकग्राउंड को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई राज्यपाल इस तरह का काम करता नहीं है। मैंने तो कई लेफ्ट लिबरल गैंग के बड़े बड़े पत्रकारों का इंटरव्यू सुना, वो आश्चर्य कर रहे थे कि भाई राज्यपाल कहाँ इंटरव्यू देता है, लेकिन मैंने मांगा तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। और उसी दौरान उन्होंने किसान कानून का विरोध किया राज्यपाल रहते हुए। किसानों को नाराज करने की प्रधानमंत्री मोदी को सलाह दे दी। उन्होंने ये भी बयान दिया था, आपको भूलना नहीं चाहिए, कि जब वो किसान के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से मिले तो वो बड़े ही एरोगेंट थे। हालांकि मैं आपको हर चीज़ का उल्टा बयान दिखा चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, आपको ध्यान होगा, लेकिन ये व्यक्ति किस हद तक जा रहा है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपके सामने सत्यपाल मलिक के कुछ और पहलुओं की जानकारी देता हूँ। ये जब भी जहाँ भी रहे अपने विवादित बयानों से विवाद पैदा करते रहे और इसी वजह से इनके व्यक्तित्व पर लोगों का विश्वास नहीं रहा। जैसे जब ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो इन्होंने बयान दिया कि 2 क्षेत्रीय पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पाकिस्तान के दबाव में चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने इन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था। इसी प्रकार से जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो राहुल गांधी के विरोध पर इन्होंने क्या कहा था जानते हैं? आश्चर्य करेंगे। ये कहा कि राहुल गांधी को लोग जूते मारेंगे। अब सुनिए सत्यपाल मलिक का ये बयान कि जिस वक्त देश में चुनाव आएगा उनके विरोधी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ ये कह देंगे 370 के हिमायती हैं, लोग जूतों से मारेंगे। लेकिन आज क्या स्थिति है? वही सत्यपाल मलिक जब राज्यपाल का पद छूट गया है तो राहुल गांधी की तारीफ करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार पर हमला करते हैं। और आगे बढ़िए, राज्यपाल के पद से हटते ही 2022 में अखिलेश और जयंत की जोड़ी को जिताने के लिए अपने क्षेत्र बागपत का दौरा किया। और ये वो क्षेत्र है दोस्तों जहां से सत्यपाल मलिक भी खुद चुनाव नहीं जीत सके हैं। याद रखिए कितने बड़े नेता हैं, ये भी आप समझने का प्रयास कीजिए। और राज्यपाल का पद क्या गया, सत्यपाल मलिक को दौरे आने लगे अपने को राजनीतिक रूप से रेलेवेंट साबित करने के लिए। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी की हार की भविष्यवाणियां करने लगे। ये भी मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने भविष्यवाणी की कि भाजपा का गुजरात, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में बुरा हाल होगा। इन्हीं चुनावों के दौरान सत्यपाल मलिक ने केंद्र की योजना अग्निवीर योजना जो सेना से जुड़ी हुई है, सभी लेफ्ट लिबरल पार्टियों की तरह से विरोध किया। और इन तमाम विरोधों के बावजूद भी जब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो आज सत्यपाल मलिक पुलवामा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में एक अजीबोगरीब तरीके की भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी सुनाया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि सरकारी ठेका देने के लिए एक कंपनी और एक आरएसएस के व्यक्ति ने मुझे 300 करोड़ रुपए की 150 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। और जानते हैं सत्यपाल मलिक ये बताते हैं कि हर फाइल में ऐसा ही होता है, लेकिन सत्यपाल मलिक जो हैं अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि पहले के काम में भी कुछ ऐसा हुआ होगा और वही राज्यपाल नहीं बल्कि उससे पहले के जो राज्यपाल रहे होंगे उन लोगों ने भी गड़बड़ झाला किया होगा। तो इसका मतलब है कि सत्यपाल मलिक जो बयान दे रहे हैं दरअसल उसमें बहुत लोचा है और इसी वजह से इस मामले की जांच करना बहुत ज़रूरी है। और जब कई बार उन्होंने बयान दिया तो सीबीआई ने इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज कर ली है और उनसे जानकारी के लिए 28 अप्रैल को बुलाया है। जाहिर है दोस्तों ये जो बयान वीर बने हुए फिर रहे हैं इस समय सत्यपाल मलिक, अब उनका सच से सामना कराने का समय आ चुका है। और हाँ ये भी याद रखिए दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने आरएसएस के एक व्यक्ति का भी नाम लिया, राम माधव जी का।
तो राम माधव ने इस मामले में उन्हें मानहानि का नोटिस भेजा है, यानी वहां भी वो फंसने वाले हैं। अगर सच्चाई है तब तो और बड़ी बात है, और अगर झूठ है, जो कि अधिकतर लोग समझ रहे हैं इस बात को और वो खुद मान रहे हैं या समझ रहे हैं, तो आप समझिए ये मामला कहां पहुंचेगा। लेकिन सत्यपाल मलिक को इस काम के लिए जो सबसे पहले बधाई दी वो किसने दी? अरविंद केजरीवाल ने। ये वही केजरीवाल हैं जो भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर पहले तो वाहवाही लूटते हैं और जब कोई मानहानि का नोटिस देता है तो वो माफी मांग लेते हैं। और अभी सत्यपाल मलिक सीबीआई के दफ्तर पहुंचे भी नहीं है, याद रखिए। उससे पहले ही इस पर राजनीतिक रंग चढ़ाने का काम शुरू हो गया। और कैसे हुआ आप ये बात समझिए। अभी कुछ ही समय पहले कुछ खाप नेता, एक किसान नेता है गुरनाम चढ़ूनी, उनके साथ दिल्ली में इनके घर पहुंचे। अब जब सब पहुंचे तो वहां पर टेंट वेंट भी लगा दिया और पुलिस से पूछा नहीं। पुलिस वाले पहुंचे कि भैया आपने किससे परमिशन ली, तो उन्हें तुरंत मौका लगा, वो तुरंत जो है वो मतलब आपसी बाती होते हुए सीधे थाने पहुंच गए और ये फैला दिया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आप सोचिए, अब पुलिस ये कह रही है कि भाई मैंने गिरफ्तार कहाँ किया, आपको मैंने कहाँ गिरफ्तार, बकायदा पुलिस को बताना पड़ा। वो तो ये कह रही थी कि आपने बिना परमिशन के ये सब किया है और हमने तो आपको गिरफ्तार किया नहीं या हिरासत में तो लिया नहीं। तो बाकी सारे लेफ्ट लिबरल एजेंडाधारी इसी मुद्दे पर एकजुट हो गए और फिर हो हल्ला मचाने लगे। यानी कुल मिलाकर देखिए दोस्तों, तो सत्यपाल मलिक फिर से एक केस स्टडी है। इस देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां और विपक्षी नेता हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन ये मान सकते हैं कि जिस तरह से सत्यपाल मलिक लगातार विवादास्पद बयान दे रहे हैं, अपने बयानों को बदलते हैं, फिर उल्टे सीधे बयान देते हैं, तो इनको कोई ना कोई मुद्दा मिल गया है। और जैसे बाकी विपक्षी पार्टियां ना, जैसे पहले भाजपा के कुछ नेता ऐसे थे, छुटभैया नेता, जिनको इस्तेमाल करती थी, फिर लगता था कि अब कोई कुछ मिलना नहीं है तो उन्हें छोड़ देती थी। जैसे मैं आपको उदाहरण भी देता हूं, शत्रुघ्न सिन्हा हो, यशवंत सिन्हा हो, लेकिन उनका क्या हाल हुआ। और आज उन्हीं को याद करके सत्यपाल मलिक को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं उसका मकसद क्या है। अगर सिर्फ विवाद पैदा करना मकसद है, अगर उसमें सत्यता नहीं है, जैसा कि मैंने आपको कई सारे बयान दिखाए जिसमें वो खुद बदल रहे हैं, खुद माफ़ी मांग रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें भविष्य में बहुत कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो विवाद तो पैदा कर सकते हैं, उन्हें लग सकता है कि तात्कालिक रूप से लाभ मिल रहा है या फिर विपक्षी पार्टियां उन्हें सिर आंखों पर उठा रही हैं, लेकिन दीर्घकालीन रूप से उन्हें इसका खामियाजा ही भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।